हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपीआर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हमने टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया था जिसमें हम अलग अलग कोचिंग संस्थानों की मेंस की टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं आकार से मेंस की टेस्ट सीरीज, जिसमें हम पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट के और यूनिट फोर्थ के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे, सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं गाइस तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आप सबके लिए नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये वर्ष मंगलमय हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, सबकी जॉब लग जाए, सब सफल हो, जो जिनके सपने हैं वो सब पूरे हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी शुभकामना से हमारी तैयारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन है हमारा 3 मार्कर से। भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए 3 उपबंध बताने हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने अपने संविधान में कुछ लिया हुआ है, वो क्या लिया है? तो हमने पहले 3 उपबंध लिए हैं। पहला आता है समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक जो कि अनुच्छेद 108 में दी गई है, और प्रस्तावना की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो भारतीय संविधान में 3 उपबंध लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। पहला आता है हमारा समवर्ती सूची, दूसरा आता है प्रस्तावना की भाषा, तीसरा आता है हमारी संयुक्त बैठक जो कि 108 में दी गई है, चौथा आता है व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। नेक्स्ट आता है देशी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देशी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। देशी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 105वां संविधान संशोधन बताना है। तो 105वां संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति ने 18 अगस्त 2021 को हस्ताक्षर किए हैं। यह प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कानून द्वारा अपने उद्देश्यों के लिए सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग SECB की सूची बना सकते हैं, और सूची केंद्र सूची से भिन्न हो सकती है। तो किसमें कहा गया है? तो जो 105वां संविधान संशोधन था, इस पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति ने 18 अगस्त 2021 को किए हैं। इसमें प्रावधान किया गया है कि जो प्रत्येक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, वह अपने कानून के द्वारा उद्देश्यों के लिए सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े SEBC हैं उनकी सूची बना सकता है, और की केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती है। अब आते हैं हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 का उल्लेख कीजिए। तो हमारा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 24, उसका उद्देश्य क्या है? तो यह अनुच्छेद का उद्देश्य है बाल श्रम को अवैधानिक घोषित किया गया है, और बालिकाओं को सर्वगुण विकास आवश्यक मूल अधिकार के रूप में दिया गया है। तो जो हमारा अनुच्छेद 24 है, उसमें भारतीय संविधान में कुछ उद्देश्य किए गए हैं जो किससे संबंधित है? संरक्षण से संबंधित है बच्चों के। और इसमें जो बाल श्रम है उसको अवैध घोषित किया गया है, बालकों का सर्वगुण विकास अवसर मूल्य अधिकार के रूप में देना है। अब आते हैं हमारा ग्राम न्यायालय क्या है। तो ग्राम न्यायालय, यह अधिनियम क्या है इसका? ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 है। गांव में त्वरित एवं आसानी से न्याय देने हेतु बनाया गया है। न्यायाधीश प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट होगा। जो ग्राम न्यायालय है वह किसके तहत बना है? तो इसके लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 आया था। गांव में त्वरित और आसानी से न्याय देने के लिए बनाया गया है, और जो न्यायाधीश हैं वह प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट होंगे। भारतीय संविधान की जो मूल प्रति का सौंदर्यीकरण और अलंकरण किन्ने किया है? तो जो हमारा संविधान है उसका मूल प्रति का सौंदर्यीकरण और अलंकरण शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा किया गया है। इसमें सबसे पहले आते हैं नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी रायजादा। हमारे भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है उसका सौंदर्यीकरण या फिर जो अलंकरण करने का श्रेय जाता है वह शांति निकेतन के कलाकारों को जाता है। इसमें भी प्रमुख हैं नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी रायजादा। पंगु सत्र क्या है? तो पंगु सत्र नई लोकसभा के चुनाव के बाद पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। जो सदस्य जो नई लोकसभा के लिए नहीं चुने जाते हैं उन्हें लैमडक कहा जाता है, और इस सत्र को लैमडक सत्र या फिर पंगु सत्र कहा जाता है। तो पंगु सत्र क्या है? जो हमारी लोकसभा का चुनाव है उसके बाद जो पुरानी लोकसभा है उसका अंतिम सत्र होगा, और उसमें कई ऐसे नेता होंगे जो कि नई लोकसभा में नहीं चुने गए हैं, उनको लैमडक कहा जाता है, और इस सत्र को कहा जाता है लैमडक सत्र या फिर पंगु सत्र। अनुसूची 9 क्या है? तो भारतीय संविधान में संशोधन 1951 द्वारा इसको जोड़ा गया था, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। यह भूमि सुधार के कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखने के लिए केशवानंद भारती बाद 1973 के बाद के
अधिनियम की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, किया गया है, और इसमें 282 प्रविष्टियाँ की गई हैं। तो 9वीं अनुसूची क्या है, तो इसको जोड़ा कब गया था, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। भूमि सुधार के जो कानून हैं उनको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखने के लिए बनाया गया था, और इसमें समीक्षा की जा सकती है। किसमें कहा गया था, केशवानंद भारती बाद 1973 में कहा गया था कि इनमें भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसमें 282 प्रविष्टियाँ सम्मिलित हैं। फिर आती है हमारा सत्याग्रह क्या है, तो गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह की कोई 2 साधन लिखिए। सत्याग्रह सत्य के प्रति अडिग बने रहना ही सत्याग्रह है। गांधी जी के अनुसार साधन 1 असहयोग, उपवास और सविनय अवज्ञा है। सत्याग्रह क्या होता है, तो गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के 2 साधन बताए गए हैं। सत्य के प्रति अडिग बने रहना सत्याग्रह है, और गांधी जी के अनुसार इसके प्रमुख साधन थे असहयोग, उपवास और सविनय अवज्ञा। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशंस किसकी पुस्तक है, तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन पुस्तक लिखी है राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। चतुर्गुण नीति क्या है, तो चतुर्गुण नीति इसका प्रतिपादन कौटिल्य के द्वारा किया गया था। अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। इसमें 4 उपाय बताए गए हैं, साम दाम दंड भेद। यह विदेशी नीति संबंधित षड्गुण नीति का पालन चतुरांग द्वारा किया जाता है। जो चतुर्गुण ये क्या है, तो ये इसका जो प्रतिपादन है वह कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र में किया गया है। इसमें 4 उपाय बताए गए हैं, साम दाम दंड भेद। विदेशी नीति संबंधित षड्गुण नीति का पालन चौगण द्वारा किया जाता है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा क्या है, तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को मुंबई में की गई थी। संस्थापक थे भीमराव अंबेडकर जी। उद्देश्य क्या था, दलितों के उत्थान हेतु आंदोलन चलाना। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 20 जुलाई 1924 को मुंबई में की गई थी। इसके संस्थापक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उद्देश्य है दलितों के उत्थान हेतु आंदोलन चलाना। चौखंबा राज्य योजना क्या है, तो इसका प्रतिपादन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा किया गया था। इसमें 4 स्तरीय राज्य की स्थापना करने की बात की गई है। इसमें गांव, मंडल, प्रांत और केंद्रीय सरकार आती है। इसमें केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण को परस्पर समन्वित करने का प्रयास किया गया है। चौखंबा राज्य की योजना क्या है, तो इसका प्रतिपादन राम मनोहर लोहिया जी ने किया था। इसमें राज्य को 4 स्तरों में बांटा है। पहले आता है हमारा ग्राम, मंडल, प्रांत और केंद्रीय सरकार। इसमें केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को परस्पर समन्वित करने का प्रयास किया गया है। जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय दर्शन के 3 चरणों के नाम लिखिए। जो जयप्रकाश नारायण हैं उनका जो सर्वोदय दर्शन के 3 चरण हैं उनके हमें नाम बताने हैं। पहले आता है जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय दर्शन के 3 चरण, भूदान, ग्रामदान और ग्राम स्वराज। भूदान, ग्रामदान और ग्राम स्वराज। जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय दर्शन के 3 चरण दिए गए हैं। इनके 3 चरण के नाम हैं भूदान करना, ग्रामदान करना और ग्राम स्वराज। नेहरू जी का लोकतांत्रिक समाजवाद क्या था, तो नेहरू जी के अनुसार नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता एवं अधिकारों के साथ ही समाजवाद के माध्यम से संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण किया जाना चाहिए। नेहरू जी का लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद है नेहरू जी का। इनके अनुसार नेहरू जी ने कहा था कि नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता, अधिकारों के साथ ही समाजवाद है उसके माध्यम से संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण किया जाना चाहिए। अब आते हैं हमारे 5 मार्कर्स। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के समक्ष मुख्य उद्देश्य कौन कौन से थे, लिखिए। तो जो हमारी संविधान सभा है उसके समक्ष कौन कौन से मुद्दे थे वो बताने हैं। तो पहले आती है भूमिका। संविधान निर्माण करते समय संविधान निर्माताओं के समक्ष निम्न मुद्दे थे। पहले, देश या रियासतों को भारत में सम्मिलित करके एकीकरण करना था। उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद के मध्य समन्वय स्थापित करना। अल्पसंख्यकों की समस्या, केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण, संसदीय बनाम अध्यक्षीय शासन प्रणाली। उक्त सभी मुद्दों का निवारण संविधान सभा द्वारा सदस्यों की सहमति, समायोजन, परिवर्तन के साथ चयन की कला सिद्धांत द्वारा किया गया है। तो संविधान सभा के समक्ष प्रमुख मुद्दे कौन कौन से थे? संविधान सभा में निर्माण करते समय निर्माताओं के समक्ष निम्न मुद्दे थे। पहले थे, देशी रियासतों को भारत में शामिल करके एकीकरण करना है। उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद के मध्य समन्वय स्थापित करना है। अल्पसंख्यकों की समस्याओं का निवारण करना है। केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण था। संसदीय बनाम अध्यक्षीय शासन प्रणाली थी और उक्त
उक्त सभी मुद्दों का निवारण संविधान सभा द्वारा सदस्यों की सहमति, समायोजन और परिवर्तन के साथ चयन की कला सिद्धांत द्वारा किया गया है। अब आते हैं हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधान बताने हैं। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसके क्या प्रावधान थे वो लिखने हैं। भूमिका, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन के बाद हुए विचार विमर्श के बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम लाया गया, जिसके प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करने की स्वायत्तता दी गई थी। केंद्रों में द्वैत शासन लागू कर दिया गया था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। संवर्ती सूची जोड़ी गई थी। संघ लोकसभा आयोग, राज्य लोकसभा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग स्थापित किए गए थे। रिजर्व बैंक के गठन का प्रावधान किया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अधिनियम को दास्ता का नया चार्टर कहा गया था। भारतीय संविधान में लगभग 250 अनुच्छेद इसी संविधान से लिए गए हैं। तो हमारा जो भारत शासन अधिनियम 1935 के मुख्य प्रावधान बताइए। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था उसके प्रावधान क्या थे। पहले आती भूमिका, नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन के बाद हुए विचार विमर्श के बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम लाया गया, जिसके प्रावधान इस प्रकार हैं। पहला, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करने की स्वायत्तता दी गई थी। केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। संवर्ती सूची जोड़ी गई थी। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग को स्थापित किया गया था। रिजर्व बैंक के गठन का भी प्रावधान किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस अधिनियम को दास्ता का नया चार्टर कहा गया था और भारतीय संविधान में लगभग 250 अनुच्छेद इसी अधिनियम से लिए गए हैं। अब आता हमारे क्षेत्रीय परिषद क्या हैं और भारत की क्षेत्रीय परिषदों के नाम लिखिए। भूमिका, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किसी क्षेत्र विशेष के राज्यों के बीच अंतर सरकारी विचार विमर्श हेतु क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है। इनकी संख्या 6 है। तो किसी भी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किसी भी जो क्षेत्र विशेष है वहाँ के राज्यों के बीच में अंतर सरकारी विचार विमर्श करने के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था और इनकी संख्या कितनी है, 6 है। तो पहले आते हैं 6 कौन कौन से हैं। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। तो पहले आती है हमारी उत्तर क्षेत्रीय परिषद। यह इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, राजस्थान आते हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड आते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार आते हैं। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर द्वीप आते हैं। दमन द्वीप हो गए हैं, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप आते हैं। और जो हमारी दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है इसके अंतर्गत दक्षिणी भारत के सभी राज्य आते हैं। और जो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद है इसमें को 1971 में बनाया गया था। इसमें पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को शामिल किया गया, मतलब 7 सिस्टर और एक सिक्किम को इसमें शामिल किया गया। हम फिर से देखते हैं उत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत उत्तर के जितने भी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड नहीं आता, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश और राजस्थान उत्तरी के अंतर्गत आते हैं। केंद्र में आते हैं हमारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार आते हैं। पश्चिमी में राजस्थान महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और द्वीप आते हैं। और जो हमारे दक्षिण में सारे दक्षिण के भारत के राज्य आते हैं। और पूर्वोत्तर में हमारी 7 सिस्टर और एक सिक्किम आता है। क्षेत्रीय परिषद राज्यों के मध्य समन्वय बढ़ाने और राज्यों के क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श का मंच उपलब्ध कराता है। अब आता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया लिखिए। तो जो हमारे उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है इसकी प्रक्रिया लिखनी है। उच्च या न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है और इसको हटाने का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 217 में। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। मुख्य भाग क्या होते हैं। तो पहला आता है प्रस्तावक, जो कि 100 सदस्य होते हैं लोकसभा के और 50 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। अध्यक्ष सभापति द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर ही 3 सदस्यीय जांच समिति उच्च या सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीशों की अध्यक्षता में गठित होगी। समिति द्वारा आरोप सही सिद्ध पाए जाने पर संसद में विशेष बहुमत पारित
प्रस्ताव पारित किया जाएगा और जांच में आरोप गलत पाए जाने पर प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद न्यायाधीश को त्यागपत्र देना पड़ता है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कठोर बनाई गई है। देखो, हमारे जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्चतम न्यायालय है, उसमें न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कैसे है, तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में उनकी प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, जिसमें साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जाएगा। इनकी प्रक्रिया को अनुच्छेद 217 में वर्णित किया गया है। इसमें क्या होता है, जो प्रस्तावक होते हैं लोकसभा में होने चाहिए 100 सदस्य और राज्यसभा में होने चाहिए 50 सदस्य। इसमें एक अध्यक्ष जो कि सभापति द्वारा प्रस्तावित स्वीकार किया जाता है। इसमें 3 सदस्यीय जांच समिति बनती है और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी अध्यक्षता में गठित की जाती है। समिति आरोप सही पाए जाने पर संसद में एक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कराती है। यदि सही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो समाप्त कर दिया जाएगा वहीं पर प्रक्रिया। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो न्यायाधीश है उसको त्यागपत्र देने होते हैं। जो हमारे भारतीय संविधान है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको हटाने की प्रक्रिया थोड़ी सी कठिन बनाई गई है या कठोर बनाई गई है। अब आते हैं राष्ट्रपति शासन की आलोचना किन आधारों पर की जाती है। तो राष्ट्रपति शासन लगा तो दिया, लेकिन इसकी आलोचना भी की जाती है, तो उसको लिखना है। पहले आती भूमिका। संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपातकाल अर्थात अनुच्छेद 356 के माध्यम से केंद्र राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर कार्यपालिका और विधायी अधिकार ग्रहण कर लेता है। राष्ट्रपति शासन की आलोचनाएं क्यों हो जाती हैं, तो बिना उचित कारण के राजनीतिक द्वेष से भी राष्ट्रपति शासन लगाना, संवैधानिक तंत्र की विफलता की प्रकृति को परिभाषित नहीं किया गया है, राज्यपाल की रिपोर्ट और अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी इसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, इसके दायरे को परिभाषित नहीं किया गया है और यह व्यापक और व्यक्तिपरक बना हुआ है। राज्यपाल की रिपोर्ट की न्यायिक समीक्षा की अनुमति के बावजूद इसके व्यापक दायरे के कारण लगातार दुरुपयोग जारी है। SR बम्बई वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने तथा सरकारी आयोग ने राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग से बचने के लिए कई मानक स्थापित किए हैं। तो राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, तो जब भी हमारा संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाकर कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियाँ ग्रहण कर ली जाती हैं केंद्र के द्वारा। इसकी आलोचना की जाती है क्योंकि इसमें बिना उचित कारण के राजनीतिक द्वेष के कारण भी राष्ट्रपति शासन लग जाता है कई बार। संवैधानिक तंत्र की विफलता की प्रकृति को परिभाषित नहीं किया गया कि कैसे विफल हो गया। सिर्फ राज्यपाल की रिपोर्ट और अन्य स्रोतों की जानकारी के आधार पर ही राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और इसके दायरे की परिभाषा ही नहीं है कि क्यों लगाया जा रहा है और यह व्यापक और व्यक्तिपरक बना हुआ है। राज्यपाल की रिपोर्ट को न्यायिक समीक्षा की अनुमति के बावजूद इसमें व्यापक दायरे के कारण लगातार दुरुपयोग किया जाता है। SR बम्बई मामले में और जो हमारे सरकारी आयोग ने है, इन्होंने भी राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग से बचने के लिए मानक स्थापित किए थे, ये किए हैं। अब आता है जिला न्यायालय पर राज्य का उच्च न्यायालय किस प्रकार नियंत्रण रखता है। स्पष्ट कीजिए, हमारा जिला न्यायालय है उस पर राज्य का उच्च न्यायालय कैसे नियंत्रण स्थापित करता है। अनुच्छेद 235 के तहत जिला न्यायालय पर उच्च न्यायालय निम्न प्रकार से नियंत्रण स्थापित करता है। पहले, उच्च न्यायालय द्वारा जो न्यायाधीश होते हैं, जिला न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण में राज्यपाल को परामर्श दिया जाता है। बिना न्यायाधीश की नियुक्ति के अलावा अन्य सभी सदस्यों की नियुक्ति, अनुशासन, स्थानांतरण, पदोन्नति नियंत्रित करते हैं। जिला न्यायालय में लंबित मामले को वापस ले सकता है, अपने पास लाने का आदेश दे सकता है। उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना अधीनस्थ न्यायालयों की जिम्मेदारी होती है, अतः प्रशासनिक आधार पर उच्च न्यायालय जिला न्यायालय पर नियंत्रण रखता है। तो उच्च न्यायालय जिला न्यायालय पर कैसे नियंत्रण रखता है, तो अनुच्छेद 235 में इसका वर्णन किया गया है कि जो उच्च न्यायालय है वह किस पर, जिला न्यायालय पर अपना नियंत्रण स्थापित करेगा। तो करता कैसे है, तो पहले जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वह जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण में राज्यपाल को या फिर परामर्श देते हैं। जिला न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति के अलावा जो और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति, अनुशासन, स्थानांतरण, पदोन्नति नियंत्रित करता है। जिला न्यायालय की जो लंबित मामले होते हैं उनको वापस ले सकता है, अपने पास ले सकने का आदेश देता है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके जो निर्देशों का पालन इनको जिला न्यायालयों को करना होता है। अधीनस्थ न्यायालयों की जिम्मेदारी होती है कि वह उनके निर्णयों का पालन करेंगे, निर्देशों का पालन करेंगे। अतः प्रशासनिक आधार पर उच्च न्यायालय जिला न्यायालय का नियंत्रण रखता है
या उस पर नियंत्रण रखता है। कौटिल्य के अनुसार राजा का क्या कर्तव्य होता है, जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है इसमें राजा के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। राजा की क्या भूमिका होती है, तो राजा को प्रजा का कल्याण करने के उद्देश्य से कार्य करना चाहिए, वर्णाश्रम को बनाए रखना चाहिए, कार्यपालिका पर बेहतर नियंत्रण रखना चाहिए, आदर्श न्याय प्रिय होना चाहिए, जनता की बाह्य आक्रमणों से रक्षा करनी चाहिए, राजा को विजिगीषु होना चाहिए, इसके साथ ही राज्य में वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा देना, शांति व्यवस्था बनाए रखना परम कर्तव्य होता है राजा का। तो कौटिल्य के अनुसार राजा के क्या कर्तव्य हैं, तो इसका वर्णन अर्थशास्त्र में राजा के कर्तव्य मिलते हैं। तो पहला, राजा प्रजा का कल्याण के उद्देश्य से कार्य करेगा, वर्ण व्यवस्था को बनाए रखेगा, कार्यपालिका को बेहतर नियंत्रण रखेगा, आदर्श न्याय प्रिय होना चाहिए, जनता की बाह्य आक्रमणों से रक्षा करेगा, राजा को विजिगीषु होना चाहिए, इसके साथ ही राज्य में जो वाणिज्य व्यापार है उसको बढ़ावा देना, शांति व्यवस्था बनाए रखना उनका परम कर्तव्य होना चाहिए। गांधी जी के व्यक्तित्व पर किन तत्वों का प्रभाव पड़ा, बताइए। तो गांधी जी इतने राष्ट्रपिता बन गए हमारे, उनके क्या कारण थे, तो कौन कौन से व्यक्तित्व हैं जिनने उनके ऊपर प्रभाव डाला। तो महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व पर भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों ही तत्वों का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि प्रमुख भाग कौन से थे, वेद, उपनिषद, रामायण, रामराज की संकल्पना रामायण से आई थी, गीता जो कि कर्म का सिद्धांत इसके द्वारा दिया गया था, जैन, बौद्ध, हिंदू, यहूदी आदि धर्मों से सर्वधर्म समभाव की भावना आई, जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट सर्वोदय की अवधारणा वहाँ से आई, टॉलस्टॉय के सत्य के साथ जीवन जीना सीखा, रामकृष्ण परमहंस, नरसिंह मेहता का प्रभाव जो कि सर्वहित की भावना से संबंधित था, साथ ही जो तात्कालिक समय की सामाजिक आर्थिक दुर्दशा थी इन्होंने भी गांधी जी को प्रभावित किया। गांधी जी के व्यक्तित्व पर भारतीय पाश्चात्य दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो भारतीय किताबों का भी होगा, तो कौन कौन सी हैं, वेद, उपनिषद, रामायण, रामायण से आई है रामराज की संकल्पना, गीता से आया है कर्म सिद्धांत, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू, यहूदी आदि धर्मों से सर्वधर्म समभाव की भावना, जॉन रस्किन की पुस्तक है अनटू द लास्ट, यहाँ से सर्वोदय की अवधारणा आई, टॉलस्टॉय के सत्य के साथ जीवन जीने से उनके एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जैसी भावना आई, रामकृष्ण परमहंस, नरसिंह मेहता जी से उन्होंने सर्वहित की भावना ग्रहण की, और साथ ही जो तात्कालिक सामाजिक और आर्थिक दुर्दशा हो रही थी भारत की उससे भी गांधी जी को प्रभावित किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के आर्थिक विचार लिखिए। जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उन वो आर्थिक के बारे में क्या सोचते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अत्यधिक उत्पादन और न्यायोचित वितरण पर विश्वास रखते थे। इनके विचार इस प्रकार हैं। पहला, सरकारी व्यय में कटौती करो, वित्तीय अनुशासन के पक्षधर थे, औद्योगिक शांति के पक्षधर थे, ग्रामोद्योग स्थापित करने हेतु नीति निर्माण के समर्थक थे, श्रमिकों की जो हड़ताल है उसकी वजह परस्पर समझौते की सलाह दी गई है इन्होंने, भूमि सुधार को उचित मुआवजे के साथ स्वीकार किया गया है और जनता के हित में आर्थिक न्याय पर बल दिया है। अर्थात हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय अर्थव्यवस्था को कुटीर उद्योगों, समन्वयकारी आर्थिक नियोजन के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते थे। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हमेशा भारत जोड़ने की नीति नहीं अपनाते थे। आर्थिक में भी इन्होंने कई योगदान दिए हैं। यह चाहते थे कि ज़्यादा उत्पादन हो और उसका न्याय उचित वितरण किया जाए। इसके तहत इन्होंने क्या कहा था कि जो सरकारी व्यय है उसमें कटौती करो और वित्तीय अनुशासन के पक्षधर करो। औद्योगिक क्रांति के पक्षधर थे, ग्राम उद्योग स्थापित करने हेतु नीति निर्माण के समर्थक थे, श्रमिकों को हड़ताल की बजाय बोला है इन्होंने परस्पर समझौते के साथ सलाह करो, भूमि सुधार के लिए उचित मुआवजे दिए जा सकते हैं, जनता के हित में आर्थिक न्याय पर बल दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय अर्थव्यवस्था को कुटीर उद्योगों, समन्वयकारी आर्थिक नियोजन के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते थे। अब आते हैं हमारे राम मनोहर लोहिया की राजनीतिक जीवन की या दर्शन की व्याख्या कीजिए। तो राम मनोहर लोहिया के जो राजनीतिक दर्शन है वो क्या बताता है। राम मनोहर लोहिया समाजवादी व्यवस्था के पक्षधर थे। उनका प्रभाव उनके राजनीतिक दर्शन में भी दिखाई देता है। तो समाजवादी व्यवस्था के पक्षधर रहे हैं राम मनोहर लोहिया। चौखंबा की परिकल्पना की है। चौखंबा में भी ग्राम, मंडल, प्रांत और केंद्र की परिकल्पना दी है। राजकीय भाषा में हिंदी के पक्षधर थे। सप्त क्रांति के माध्यम से बदलाव की चाह रखते थे। कांग्रेस राजनीतिक पार्टी को प्रगति का रोड़ा मानते थे। व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक थे। विकेंद्रीकरण पर बल दिया है इन्होंने। निशस्त्रीकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुव्यवस्था के पक्षधर थे। अतः राम मनोहर लोहिया एक राष्ट्रवादी विचारक थे। राजनीति में व्यक्ति हित के साथ साथ राष्ट्र हित को भी सर्वोपरि रखते हैं।
तो राम मनोहर लोहिया क्या हैं, तो पहले उन्होंने समाजवादी व्यवस्था के पक्षधर रहे हैं। इनका प्रभाव उनके राजनीतिक दर्शन पर भी देखने को मिलता है, समाजवादी। इन्होंने चौखंबा की परिकल्पना की है, जिसमें आता है ग्राम, मंडल, प्रांत और केंद्र। राजकीय भाषा में हिंदी के पक्षधर रहे हैं ये। सप्त क्रांति के मामले में या माध्यम से इन्होंने बदलाव की चाह की है। कांग्रेस जो कि राजनीतिक पार्टियों को प्रगति का रोड़ा मानते हैं, व्यक्तियों की स्वतंत्रता के समर्थक थे। विकेंद्रीकरण पर उन्होंने बल दिया है, निशस्त्रीकरण पर, अंतर्राष्ट्रीय सुव्यवस्था के पक्षधर थे। अतः राम मनोहर लोहिया एक राष्ट्रवादी विचारक थे। राजनीति में व्यक्ति हित के साथ साथ इन्होंने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा है या रखते थे। अब आते हैं हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के लोकतंत्र संबंधित विचार लिखिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी लोकतंत्र के बारे में क्या सोचते थे, उनसे संबंधित विचार बताने हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के लोकतांत्रिक संबंधी विचारों की जानकारी हमें उनकी पुस्तक राष्ट्र धर्म से प्राप्त होती है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो लोकतांत्रिक विचार हैं हमें उनकी पुस्तक राष्ट्र धर्म से प्राप्त होती है। इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट, जहाँ राजनीतिक लोकतंत्र का हिस्सा है वहीं प्रत्येक व्यक्ति को काम आर्थिक लोकतंत्र का हिस्सा है। तो जहाँ पर व्यक्ति का वोट राजनीतिक लोकतंत्र का हिस्सा है वहीं पर व्यक्ति का जो काम है वह आर्थिक लोकतंत्र का हिस्सा है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को मानववादी विचारधारा से जोड़ना है। लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को लोकतांत्रिक न्याय मिलना चाहिए। आर्थिक लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। और इसके साथ ही उपाध्याय जी की जो लोकतंत्र संबंधी विचारधारा है वह एकात्म मानववाद से अभिप्रेरित है। एकात्म मानववाद से अभिप्रेरित है। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं इनका लोक संबंधी विचार की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, उनकी पुस्तक राष्ट्र धर्म से। प्रत्येक व्यक्ति का वोट जहाँ पर एक लोकतंत्र का प्रमुख हिस्सा होता है उसी प्रकार उनका किसी व्यक्ति का काम होता है वह आर्थिक लोकतंत्र का प्रमुख हिस्सा होता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को मानववादी विचारधारा से जोड़ा गया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को मानववादी विचारधारा से जोड़ा है। लोकतंत्र की राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण में बल दिया है। प्रत्येक व्यक्ति को लोकतंत्र न्याय मिलना चाहिए और आर्थिक लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी लोकतंत्र संबंधी जो विचार है वह है एकात्म मानववाद से अभिप्रेरित है। फिर आते हैं जयप्रकाश नारायण का दल विहीन लोकतंत्र समझाइए। तो जयप्रकाश नारायण का जी का मानना था कि राजनीति दल की राजनीति समस्याओं की जड़ होती है, अतः इनमें दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन किया है। निम्न कार्यक्रम चलाए गए थे इनके लिए। पहले आते हैं हमारे राजनीतिक दल समाप्त कर देने चाहिए। ग्राम से केंद्र तक सभी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होने चाहिए। सर्वोदय समाज की स्थापना की जानी चाहिए। दलगत विचार का अंत किया जाना चाहिए। निर्वाचन होने के बाद सभी उम्मीदवारों को अपने दल से नाता तोड़ देना चाहिए। क्षेत्रीय समुदाय का समर्थन किया जा गया है इनमें। और इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण हैं इन्होंने लोकतंत्र को मात्र मताधिकार वाली व्यवस्था तक सीमित न रखे, व्यापक जन सहभागिता वाली व्यवस्था बनाना चाहते हैं। तो जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी हैं वह चाहते हैं कि दल विहीन लोकतंत्र हो जाए। इन्होंने क्या कहा है, कैसे होगा, तो जो राजनीतिक दल है उसको राजनीतिक समस्याओं को जड़ माना। जो राजनीतिक समस्याएं हैं इन्हीं के कारण, राजनीतिक दल के कारण ही सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इन्होंने कहा था दल विहीन लोकतंत्र कर दो तो सभी समस्याएं आधी से कम हो जाएंगी। तो इसके लिए निम्न कार्यक्रम सुझाए हैं, जैसे कि राजनीतिक दल समाप्त कर दो। कोई भी राजनीतिक दल नहीं होगा, ना कांग्रेस ना बीजेपी ना आप, कोई भी राजनीतिक दल नहीं होगा। केंद्र मतलब ग्राम से केंद्र तक के सभी चुनाव कैसे होंगे, प्रत्यक्ष रूप से किए जाएंगे। सर्वोदय समाज की स्थापना की जाएगी, सबका उदय होगा, सब जानकार होंगे, सब अच्छे से चुनाव करेंगे। दलगत विचार का अंत हो जाएगा, मतलब कि ये दल ये सोचता है, ये पार्टी ये सोचती है, तो इस विचार का अंत हो जाएगा। निर्वाचन होने का जितने भी उम्मीदवार हैं वह दल से नाता तोड़ दें, मतलब कोई भी उम्मीदवार है तो वह जनता का प्रतिनिधित्व है, ना कि किसी पार्टी का या फिर दल का। क्षेत्रीय समुदाय का समर्थन किया है इन्होंने। इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण है लोकतंत्र को मात्र मताधिकार वाली व्यवस्था तक सीमित न रखकर व्यापक जन सहभागिता वाली व्यवस्था बनाना चाहते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया और उसके प्रकारों को समझाते हुए आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। जो हमारे भारत का संविधान है उसमें भी संशोधन किया जा सकता है, उसकी पर्टिकुलर प्रक्रिया होती है, प्रकार होते हैं अलग अलग, लेकिन उसके आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य देखो, ये हमारा 11 मार्कर है ना,
इसका उद्देश्य संविधान को प्रगतिशील प्रासंगिक बनाए रखना है। तो हमारा जो संविधान संशोधन है वह क्या करता है, अनुच्छेद 368 में दिया गया है इसका प्रावधान, और ये शक्ति दी गई है संसद को, जिससे क्या होता है, जिसका उद्देश्य संसद को प्रगतिशील, इस संविधान को प्रगतिशील और प्रासंगिक बनाना है। मुख्य भाग क्या है इसके, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, राज्य विधानमंडल में नहीं, राज्य विधानमंडल में नहीं जाता। इसकी मतलब जो संविधान संशोधन है वह विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यह सरकारी या निजी विधेयक हो सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई भी संशोधन विधेयक है वह सरकारी है या निजी विधेयक है, कोई भी हो सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की या पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। संविधान संशोधन पारित उसी विधि से होगा जिस विधि से साधारण विधेयक पारित होगा। तो जो संविधान संशोधन है वह किससे पारित किया जाएगा, तो उसी विधि से होगा जैसे जो साधारण विधेयक पास हो रहा था ना, उसी विधि से इसको पारित किया जाएगा। यह विधेयक प्रत्येक सदन में बहुमत से पारित होना चाहिए। कैसे होगा, प्रत्येक सदन में बहुमत से पारित होना चाहिए, कम से कम 50+ तो हों, तो बहुमत से पारित किया जाएगा इसको। संशोधन संसदीय मामले से संबंधित है तो आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। यदि संशोधन किसी राज्य से संबंधित है या संघीय मामले से संबंधित है तो आधे से अधिक राज्यों का भी अनुमोदन इसमें लिया जाएगा, आवश्यक होगा। दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर होने पर विधेयक अधिनियम बन जाता है तथा संविधान में इसको स्थापित कर दिया जाएगा। दोनों सदनों से जो विधेयक है वह पास हो गया, फिर कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उसको ससम्मान से हस्ताक्षर करेंगे और ये विधेयक बन जाएगा अधिनियम, और इससे संविधान में स्थान दे दिया जाएगा, स्थापित कर दिया जाएगा। अब आते हैं हमारे संविधान संशोधन के प्रकार कितने होते हैं। हमने प्रक्रिया पढ़ ली, कैसी प्रक्रिया होती है। अब आते हैं प्रकार। तो प्रकार होते हैं 3। पहला होता है साधारण बहुमत से, दूसरा होता है संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा होता है संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति के द्वारा। साधारण बहुमत से कैसे होगा, तो संसद में जो उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्य हैं उनके आधे से अधिक मतलब 50+1% से पास हो जाएंगे। उदाहरण के लिए सदन में गणपूर्ति, विधान परिषद की स्थापना, राज्य के क्षेत्र और नाम परिवर्तन से संबंधित जितने भी संशोधन हैं वो कैसे होंगे, 50+1 से होते हैं। मतलब ये साधारण बहुमत है। इसका क्या है, सदन में जो उपस्थित मत देने वाले सदस्य होते हैं उनकी आधे से अधिक सदस्यों के अंतर्गत किया जाता है। इसमें सदन में गणपूर्ति से संबंधित, विधान परिषद की स्थापना करने से संबंधित और राज्य के क्षेत्र नाम में परिवर्तन करने से संबंधित विधेयक पास किए जाते हैं। अब आते हैं हमारे संसद के विशेष बहुमत द्वारा। सदन में कुल सदस्य का बहुमत या और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। उदाहरण के लिए आते हैं हमारे मूल अधिकार जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनसे संबंधित विधेयक। तो दूसरे में का संसद का विशेष बहुमत है, मतलब 2/3 बहुमत से। तो इसमें क्या होता है, जो संसद के कुल सदस्य हैं उनका बहुमत होना चाहिए और जो उपस्थित और जो मतदान देने वाले सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। इसमें मुख्यतः आते हैं हमारे मूल अधिकार वाले संशोधन और आते हैं नीति निर्देशक वाले संशोधन। संसद में विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति। तो 7वीं अनुसूची से संबंधित जितने भी संशोधन हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी संशोधन इसके अंतर्गत आते हैं। तो संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति द्वारा 7वीं अनुसूची से संबंधित जितने भी संशोधन हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी संशोधन किसके अंतर्गत आते हैं, तीसरे वाले प्रकार के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं आलोचनात्मक मूल्यांकन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संसद को एक अधिकार प्राप्त है। तो जितना भी संशोधन होता है वह संसद खुद कर लेती है, तो एक अधिकार प्राप्त है संसद के पास। संशोधन हेतु अलग से कोई निकाय का उपबंध नहीं किया गया है। तो संशोधन करने के लिए किसी अलग निकाय के उपबंध नहीं है, उससे सलाह भी नहीं ली जाती। राज्यों की अनुमति केवल कुछ ही विषयों के संशोधन पर आवश्यक होती है। तो जब हम संशोधन करते हैं संविधान संशोधन, तो इसमें कुछ ही ऐसे विषय हैं जिसमें राज्य की सहायता या अनुमति की आवश्यकता होती है। गतिरोध अवरोध होने पर या फिर उत्पन्न होने पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता। यदि कभी कोई गतिरोध होता है, राज्यसभा लोकसभा में कोई गतिरोध उत्पन्न होता है, तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। स्पष्ट बहुमत की सरकार होने पर संशोधन में मनमाने संशोधन हो जाते हैं। तो जो संविधान है उसमें मनमाने संशोधन कब हो जाएंगे, जब स्पष्ट बहुमत होगा, किसी और की सलाह की जरूरत ही नहीं होगी। संशोधन हेतु उत्पन्न जो विवाद होते हैं इससे न्यायालय का कार्यबोझ बढ़ जाता है। तो इनने मनमाने संशोधन तो कर लिए, लेकिन यदि वह संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो इसको कहाँ लेके जाया जाएगा, न्यायालय में लेके जाएगा जाए।
और न्यायालय में जब जाएगा तो एक कार्यबोझ बढ़ जाता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संतुलित रखने का प्रयास किया गया है, परंतु उपरोक्त आलोचनाओं के बिंदु के बावजूद भारतीय संविधान तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार स्वयं में संशोधन करने का प्रावधान रखता है। तो जो हमारा संविधान संशोधन है, इसमें संशोधन की जो प्रक्रिया होती है उसको संतुलित रखने का तो प्रयास किया गया है, लेकिन आलोचनाओं के बिंदु के बावजूद भी भारतीय संविधान में जो तात्कालिक परिस्थितियां थी उनके अनुसार स्वयं में संशोधन करने का प्रावधान करता है। अब आता है इसके ऑप्शन में क्वेश्चन, जो कि है भारतीय संविधान संघात्मक है किंतु विशेष परिस्थितियों में यह एकात्मक हो जाता है, इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो हमारा भारतीय संविधान कैसा है? तो संघात्मक है कभी कभी, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आती है जो एकात्मक रूप ले लेता है, तो इसको हमें परीक्षण करना है। तो पहली आती है भूमिका। भारतीय संविधान का झुकाव संघात्मक शासन प्रणाली की ओर दिखाई पड़ता है। पायली के अनुसार भारतीय संविधान के संघीय न होने का विवाद निरर्थक है, क्योंकि भारतीय संविधान के निम्न लक्षण संघात्मक प्रणाली हेतु खरे उतरते हैं। तो जो हमारा भारतीय संविधान है वह उसका झुकाव कैसा है? संघात्मक है। और पायली के अनुसार जो हमारा भारतीय संविधान है इसके संघीय ना होने का विवाद हमेशा निरर्थक रहा है, क्योंकि जो भारतीय संविधान है इसमें कुछ ऐसे लक्षण हैं जो बताता है कि हमारा भारत का संविधान कैसा है? संघात्मक प्रणाली पर खरा उतरता है। इसके प्रमुख बिंदु हैं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान केंद्र और राज्य हेतु स्पष्ट लिखित दस्तावेज है जो कि समस्त विवादों का निराकरण करने में सक्षम है और दोनों सरकारों पर बाध्यकारी होता है। तो हमारा संविधान कैसा है? लिखित है, और इसमें यदि केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग बंद किए गए हैं, यदि दोनों में विवाद होते हैं तो उसके निराकरण के लिए स्पष्ट कहा गया है कि कहाँ पर होगा, और जो यदि हो जाते हैं तो दोनों के लिए जो संविधान के नियम हैं वह बाध्यकारी होते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जटिल बनाई गई है। भारतीय संशोधन करने के लिए जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है देश को एकता, अखंडता जैसे मूल्यों हेतु कठोर एवं अनम्य बनाती है। यह मूल अधिकारों जैसे तत्वों में भी संशोधन हेतु जटिल प्रक्रिया अपनाता है। तो हमारे जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है संशोधन करने की, वह संविधान तो क्या है? केंद्र में अखंडता, एकता स्थापित करने के लिए है, कठोर भी है, अनम्य भी है, लेकिन यदि हम मूल अधिकारों में भी संशोधन करने होंगे ना तो इतनी जटिल प्रक्रिया से गुजरना होगा कि कुछ लोग तो करते ही नहीं हैं। कार्य एवं शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है कि भैया कोई लड़े नहीं, तो स्पष्ट से कार्य, केंद्र और जो अन्य विषय हैं उनको स्पष्ट से विभाजन किया गया है। केंद्र और राज्यों को अलग अलग सरकारें दी गई हैं, दोनों अलग अलग सरकारें, अलग अलग से अनुच्छेद बनाए गए हैं और अलग अलग से उनके कर्तव्य भी दिए गए हैं। देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है भैया, न्यायपालिका पे किसी का वो नहीं है, शासन नहीं है, वो हमेशा निष्पक्ष है और स्वतंत्र है। द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई है। केंद्र में उच्च सदन है जो कि राज्यसभा का अस्तित्व बनाए रखेगा, और राज्यों का प्रतिनिधित्व केंद्र स्तर पर करता है। तो हमारे भारत में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई है। इसमें देखो लोकसभा और राज्यसभा है, तो राज्यसभा है वो क्या करती है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संविधान पूरी तरह से संघीय है, किंतु कुछ प्रावधान है जो कि भारतीय संविधान को एकात्म बनाते हैं। तो हम देखो इतने सारे हमने देख लिए कि ये हमारा भारत का संविधान कैसा है? संघीय है, लेकिन कुछ ऐसे संशोधन भी हैं या फिर अनुच्छेद भी हैं जिसमें हम बता सकते हैं कि नहीं भैया हमारा संविधान एकात्मक भी बन जाता है कभी कभी। तो कब बनता है? तो पहला आता है आपातकाल के समय। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के समय राज्य पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। यदि 356 लग गई तो पूरा राज्य में शासन किसका होगा? केंद्र का होगा। तो ये क्या बताता है? एकात्मक लक्षण बताता है। राष्ट्रीय आपात लगने पर, जो कि 352 में लगता है, इसके तहत यदि केंद्र सरकार राष्ट्रपति की अनुमति से देश में कहीं भी आपातकाल लगाती है तो ये इसके अंतर्गत क्या हो जाता है? एकात्मक ढांचा हो जाता है हमारे भारत का। फिर आता है वित्तीय आपात। इसके समय भी क्या होता है? 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है और राज्य की जो समस्त वित्तीय शक्तियां होती हैं उनके पास स्थानांतरित हो जाती हैं। तो देखो आपातकाल के समय 3 आपात लगते हैं, एक होता है राष्ट्रपति शासन, एक होता है राष्ट्रीय आपात और दूसरा होता है हमारा वित्तीय आपातकाल। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य में लगता है, तो राज्य की शक्ति किसके पास चली जाएंगी? केंद्र के पास चली जाएंगी 356 के तहत, है ना। फिर आता है राष्ट्रीय आपात। इसमें क्या होता है? जो हमारे पूरे भारत में भी लग सकता है, कई कोई क्षेत्र में भी लग सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति से लगता है। 352 के तहत जितनी भी शक्तियाँ होंगी वो किसके पास चली जाएंगी? केंद्र के पास चली जाएंगी। फिर आता है हमारा वित्तीय आपातकाल, 360 के तहत लगता है और जो समस्त वित्तीय शक्तियाँ होती हैं वह स्थानांतरित हो जाती है केंद्र के पास। अब आता है एकल संविधान और संविधान में लचीलापन। तो हमारा संविधान कैसा? एकल है और संविधान में लचीलापन है, तो ये भी बताता है कि एकात्म है। सशस्त्र केंद्र है, अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित है, मतलब केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं और जितनी भी अपशिष्ट शक्तियाँ हैं वो भी केंद्र के पास ही हैं। राज्यों का वित्तीय मामले में केंद्र पर निर्भर होना होता है, तो भारत में जितने भी राज्य हैं वह वित्तीयों के मामले में केंद्र पर निर्भर होते हैं।
केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनके अधिकारी हैं उनके माध्यम से राज्यों का प्रशासन में हस्तक्षेप किया जाता है। तो केंद्र के द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल क्या होता है, राज्य का प्रमुख होता है, उसकी नियुक्ति की जाती है। और जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं उनके जो अधिकारी होते हैं वो भी केंद्र के द्वारा ही शासित होते हैं और वो इसी के द्वारा ही प्रशासन में हस्तक्षेप करता रहता है केंद्र। अब आता है सामान्य स्थिति में भारतीय संविधान पूर्णतः संघात्मक है, किंतु आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने हेतु निश्चित रूप से इसे एकात्मक हो जाता है। अब आता है हमारा मूल अधिकारों से आप क्या समझते हैं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा। और इसके संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय क्या कदम उठाता है, तो हमारे मूल अधिकार बताने हैं, उनके संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक क्या क्या किया है वो बताने हैं। मौलिक अधिकार देश की मौलिक विधि अर्थात संविधान द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकार होते हैं जो देश के नागरिकों व्यक्तियों को सर्वकीर्ण विकास करने के लिए दिए जाते हैं। मौलिक अधिकार दिए क्यों गए हैं, तो व्यक्ति का नागरिक का विकास करने के लिए दिए जाते हैं। संविधान के द्वारा ये अधिकार दिए गए हैं, इनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसमें कुल 6 मूल अधिकारों का वर्णन है। तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक कितने हैं, 6 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब आते हैं हमारे प्रमुख मूल अधिकार हैं क्या, तो 6 दिए गए हैं। पहले आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार और आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे 6 प्रकार के अधिकार दिए गए। पहले आता है हमारा समता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है, समता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक दिया गया है। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक दिया गया है। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। उपरोक्त मूल अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत निम्न रिटें जारी कर सकती है। यदि कभी भी मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करवा सकते हो और वो रिट जारी करने की शक्ति उसके पास होती है। तो रिट कौन कौन सी होती हैं, तो 5 प्रकार की रिट होती हैं। पहले आती है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी आती है परमादेश, तीसरा आता है प्रतिषेध, चौथा आता है उत्प्रेक्षण और 5वां आता है अधिकार प्रेक्षा। तो पहली कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ क्या होता है, साशरीर प्रस्तुत करना। उन व्यक्ति सरकारी प्राइवेट के विरुद्ध जो किसी को बंदी बनाए हुए हैं 24 घंटे के भीतर बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करने का आदेश देता है। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसका अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करना। तो किसी को भी सरकारी व्यक्ति या प्राइवेट किसी के विरुद्ध ये जारी की जा सकती है, बस उसने उसको बंदी बनाया हो और इसमें 24 घंटे के भीतर बंदी को बनाए गए व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करने का आदेश सरकार देती है। फिर आते हैं हमारे परमादेश। परमादेश क्या होते हैं, अर्थ होता है हमारा आदेश है या हम आदेश देते हैं। न्यायालय द्वारा लोक प्राधिकारी के विरुद्ध इसको जारी किया जाता है। जब लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्य पालन की मनमानी करते हैं तब इसको जारी किया जाता है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश और प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता। परमादेश जारी किया किसके जाता है, तो पहले अर्थ समझ लो। अर्थ क्या है, हम आदेश देते हैं या हमारा आदेश है। तो न्यायालय द्वारा किसी भी लोक प्राधिकारी है उसके विरुद्ध इसको जारी किया जाता है। कब, जब वो लोक प्राधिकारी है अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, आदेश देंगे उसको। तो इसमें सिर्फ राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश और प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध ये रिट जारी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट आता है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इसका अर्थ होता है रोकना। यह न्यायिक रिट है। वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को तब जारी की जाती है जब कार्यवाही चल रही हो। तो प्रतिषेध क्या होता है, रोकना। इसका उद्देश्य क्या होता है, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनको आधिकारिकता अतिक्रमण करने से रोका जाता है। प्रतिषेध इसका अर्थ होता है रोकना। यह रिट जारी न्यायिक रिट है। यह वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनको जारी की जाती है। कब, जब वो अधीनस्थ न्यायालय है अपनी आधिकारिकता से दूर या अधिकारिकता अतिक्रमण करने से इसको रोका जाता है। फिर आती है उत्प्रेक्षण। इसका अर्थ होता है ऊपर प्रेषित करना।
यह न्यायिक रिट होती है। यह वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है। इसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दे दिया गया हो तब वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों से मामला अपने पास बुला लेता है। तो ये क्या है, उत्प्रेक्षा मतलब उछालो, क्या करो, ऊपर कर दो, ऊपर प्रेषित कर दो। न्यायिक रिट है ये भी। इसमें जो वरिष्ठ न्यायालय होता है वह अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है, लेकिन कब, जब कोई भी निर्णय है उसमें आदेश दे दिया गया है या अपना मामला सुना दिया है, तब जो वरिष्ठ न्यायालय है वह अधीनस्थ न्यायालय से बोला गया चलो भैया मामला हमारे पास तो भेजो, तो ये ऊपर भेज देंगे। अब आता है हमारा अधिकार प्रेक्षा। इसका अर्थ होता है अधिकार प्राधिकार क्या है, ये आपका प्राधिकार क्या है। जो सार्वजनिक पद होता है उसका अवैध रूप से धारण करने की स्थिति में यह जारी की जाती है। अधिकार प्रेक्षा मतलब पूछते हैं कि आपका अधिकार क्या है, मतलब आपका प्राधिकार क्या है। जो सार्वजनिक पद होते हैं उनका यदि अवैध रूप से धारण कर लिया जाता है तो इस स्थिति में जारी की जाती है अधिकार प्रेक्षा। इस प्रकार अनुच्छेद 32 के मामले में न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा एवं गारंटी प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत कौन, सुप्रीम कोर्ट हमारे जो मूल अधिकार हैं उनकी सुरक्षा और गारंटी प्रदान करता है। और जो अनुच्छेद 32 है इसके तहत ही संविधान की आत्मा कहा जाता है इसको। और किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया था। अब आते हैं हमारा लोक न्यायालय या लोक अदालत क्या है, इसका संगठन, अधिकारिकता और इससे होने वाले लाभों को समझाइए। तो लोक अदालत क्या है, लोक अदालत से आशय जनता का न्यायालय अर्थात एक ऐसा मंच जहां पर आम जनता के विवादों को उनकी सहमति से शीघ्र, सरलतापूर्वक और मितव्ययी ढंग से निपटाया जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, लोक अदालत कहा जाता है। मतलब यह जनता का न्यायालय है, जहाँ पर ऐसा न्यायालय है जहाँ पर आम जनता के मामले, उनके विवाद उनकी सहमति से शीघ्र, सरलता से, मितव्यापी ढंग से सुलझाया जाता है, निपटाया जाता है, उसे लोक अदालत कहा जाता है। शुरुआत कब हुई थी, 1982 में हुई थी गुजरात से। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम लोक न्यायालय का जो आयोजन है वह 6 अक्टूबर 1985 में किया गया था। शुरुआत कब है हमारे लोक अदालत की, 1982 से गुजरात में की गई थी, लेकिन यदि पूरे भारत में देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तरीय बनी थी 6 अक्टूबर 1985 को। संगठन कैसे होता है, जो लोक अदालत होती है इसका संगठन का प्रावधान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में वर्णित अधिनियम की धारा 19 से 22 में दिया गया है। किसी क्षेत्र में गठित लोक अदालत में एक अध्यक्ष, सेवानिवृत्त या फिर सेवानिवृत्त न्यायिक न्यायाधीश होता है या पदाधिकारी होता है। 2 सदस्य होते हैं जिसमें एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। तो जो लोक अदालत होती है इसका वर्णन कहाँ पे दिया गया है, इसको कहीं तो लिखा होगा। तो यह क्या है, एक विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 में वर्णित किया गया है। धारा 19 से 22 तक है। इसमें जो गठित किया जाता है लोक न्यायालय या लोक अदालत गठित की जाती है, इसमें मुख्यतः 3 सदस्य होते हैं। पहला होता है अध्यक्ष, जो कि सेवानिवृत्त हो या फिर सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी हो, और 2 सदस्य होते हैं जो कि वकील, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। अब आते हैं हमारे लोक अदालत की अधिकारिता क्या है, तो इसमें क्या क्या अधिकार है। तो पहला तो लोक न्यायालय के जो क्षेत्र के न्यायालय होते हैं उसमें लंबित प्रकरण इसके अंतर्गत आते हैं। लोक अदालत है उसके क्षेत्र में या क्षेत्र के जो न्यायालय में लंबित प्रकरण होते हैं वो इसकी अधिकारिता होती है। कोई भी मामला जो कि किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और उसे न्यायालय में सक्षम नहीं लाया जाता, तो वो भी कहाँ चला जाता है, लोक अदालत में चला जाता है। मतलब ऐसा कोई भी मामला हो जो न्यायालय में तो आ सकता है, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आया है लेकिन बेचारा न्यायालय नहीं पहुँच पाया, तो वो कहाँ चला जाएगा, लोक अदालत में चला जाता है। न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी मामले के समाधान के लिए लोक अदालत भेजा जा सकता है। तो न्यायालय में सक्षम कोई मामला है, लंबित मामला है, बहुत दिनों से रखा हुआ, लटका हुआ है बेचारा, तो कहाँ चला जाता है, वह लोक अदालत में भेजा जा सकता है। यदि इसमें भी 3 कारण है कब भेजा जाएगा। तो पहला, यदि दोनों पक्ष लोक अदालत में विवाद को निपटाने के लिए सहमत हों। यदि दोनों पक्ष, जो जिसके खिलाफ हुआ है और जो कर रहा है, दोनों पक्ष यदि लोक अदालत में अपने विवाद को निपटाना चाहते हैं, सहमत है, तो चला जाएगा। दूसरा, यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि मामला लोक अदालत द्वारा हल किया जा सकता है। तो यदि न्यायालय को लगता है कि इतना बड़ा केस नहीं है कि हम सुलझाएं या हम अपना टाइम दें, इसमें लोक अदालत में सुलझ सकता है, तो भी ये मामला कहाँ चला जाएगा, लोक अदालत में चला जाएगा। और तीसरा क्या है, यदि इन अदालतों में कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता और इन अदालतों को सिविल न्यायालय का दर्जा प्राप्त होता है। जो अदालत होती है, ये लोक अदालत होती है, इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता और ये अदालत सिविल न्यायालय का दर्जा प्राप्त होता है इनके लिए। अब आते हैं हमारे लोक न्यायालय के प्रणाली के लाभ क्या हैं। तो जो लोक अदालत हमने बना तो दी, लेकिन कुछ तो लाभ होंगे। तो इससे विवाद को शीघ्रता से बिना खर्च के साथ सुलझाया जा सकता है, मतलब कुछ शुल्क नहीं लग रहा,
तो खर्चा कम होगा या बिना ही खर्च के हो जाएगा और शीघ्रता से आपको सुलझाया जा सकता है पूरा मामला। फिर आता है यह एक लचीली प्रणाली है जिसमें नियमों का कठोर नहीं होते, तो इसमें बहुत लचीली प्रणाली होती है, कोई नियम कठोर इसमें नहीं होते। लोक अदालत में जो अधिवक्ता होती है उसकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती, अतः यह कम खर्चीली प्रणाली है। मतलब लोक अदालत में जरूर नहीं कि अधिवक्ता की जरूरत हो, नहीं है, नहीं होगा, अनिवार्य नहीं है। और यह कम खर्चीली प्रणाली मतलब आपको एडवोकेट या वकील का पैसे ही नहीं देने पड़ेंगे अधिवक्ता के। इससे विधिक न्यायालयों का काम का दाब कम हो जाता है। जो हमारे न्यायालय हैं, विधिक न्यायालय हैं, उस पर जितने सारे केस आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, उसका दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि भाई आधे लोक अदालत में भेज देगा या लोक न्यायालय में भेज देगा। किसी भी पक्ष को सजा नहीं होगी क्योंकि आपसी समाधान से मामला सुलझाने की कोशिश की जाती है, कारण होता है। तो दोनों पक्ष में हैं, दोनों की सहमति से लोक अदालत गए हैं, तो मामला ऐसा है कि मतलब सिविल अधिकार है इसको प्राप्त न्यायालय को, तो दोनों को सुलझाएंगे, बैठा लेंगे, समझाएंगे और मामला सुलझा देंगे। ना इसको सजा होगी ना उसको सजा होगी। इसमें निर्णय अंतिम एवं निर्णायक होता है, अतः इसके विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। यदि आपके लोक न्यायालय में या लोक अदालत में आपका निर्णय दे दिया गया तो वह कैसा होता है, अंतिम निर्णय होता है और निर्णायक होता है। अब इसके विरुद्ध में कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती। निसंदेह लोक अदालत भारतीय न्यायपालिका में वैकल्पिक विवाद समाधान के सबसे अच्छे प्रभावी साधन के रूप में उभरी है। इसका नवनिर्माण रूप ई लोक अदालत है। इसके माध्यम से सरल, सुलभ और त्वरित न्याय प्राप्त किया जा सकता है। तो निस्संदेह जो हमारा लोक अदालत है वह भारतीय न्यायपालिका में एक वैकल्पिक विवाद समाधान के रूप में उभरी है और इसका जो नया परिवर्तन है वह क्या है, ई लोक अदालत है। इसके माध्यम से जो सरल, सुलभ और त्वरित न्याय प्राप्त किया जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा भारत में सहकारी संघवाद की स्थापना के लिए किए गए जो संवैधानिक, वैधानिक और कार्यकारी प्रयास हैं उन पर चर्चा करनी है। जो हमारे भारत में संघवाद है, सहकारी संघवाद है, इसके लिए कुछ संवैधानिक, वैकल्पिक और कार्यकारी प्रयास किए गए हैं वो बताने हैं। तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने भारत संघ को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है। यद्यपि भारतीय संविधान में सहकारी संघवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि केंद्र और राज्य में बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए इसकी संकल्पना दी गई है। तो हमारे जो कौन है, ग्रेनविले ऑस्टिन है, इन्होंने भारत के संघ को क्या कहा है, एक सहकारी संघवाद कहा है भारत में। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत में जो है हमारा सहकारी संघवाद शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया है, बल्कि हमने भारत में केंद्र और राज्य के बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए इसकी संकल्पना दी गई थी। प्रयास क्या किए गए हैं, तो पहले आते हैं हमारे संवैधानिक प्रयास किए गए हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद बनाई गई हैं, अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित की गई हैं, निर्वाचन आयोग बनाया गया है, निर्णायक एवं महालेखा परीक्षक की स्थापना की गई है और वित्त आयोग बनाया गया है, जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है। ये होगा हमारे क्या, संवैधानिक में। तो पहले आते हैं संवैधानिक में, अंतर्राज्यीय परिषद बनाई गई है जिसमें अनुच्छेद 363 राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। दो जो हमारा अनुच्छेद 363 है ये क्या करता है, राष्ट्रपति इसमें अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगा। इसके कर्तव्य क्या होंगे, तो यह 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद हैं उनकी जांच पर सलाह देते हैं। फिर केंद्र और राज्य के मध्य यदि उत्पन्न कोई विवाद है उस पर भी सलाह देते हैं। केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने का काम करते हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद कैसे बनाई जाती है, 263 के तहत राष्ट्रपति इन परिषद का गठन करते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद। और ये काम क्या करती हैं, जब 2 राज्यों के बीच विवाद हो जाते हैं तो यह सलाह देने का काम करती, जांच करती है और विवाद को सुलझाने का काम भी करती है। केंद्र और राज्य के मध्य यदि कोई विवाद हो जाता है तो तब भी ये सलाह देती है। यदि केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध है उसको सुधारने में, बेहतर बनाने में भी ये काम करती है अंतर्राज्यीय परिषद। फिर आते हैं हमारी अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 312 में। फिर आता है निर्वाचन आयोग, इसमें 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है, 324 में। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। वित्त आयोग 280 में इसका वर्णन किया गया है, वित्त आयोग का वर्णन किया गया है 280 में, इसकी सिफारिशें दी गई हैं। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार के कर राजस्व के विभाजन का प्रावधान किया गया है। योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्यों को अधिक महत्व देता है। तो जो हमारा वित्त आयोग है इसमें 280 में से इसकी सिफारिश की गई है अनुच्छेद में, और इसमें सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार के कर राजस्व के विभाजन का प्रावधान है और योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्यों को अधिक महत्व देता है। नेक्स्ट आता है हमारा
जीएसटी काउंसिल का गठन। तो जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है अनुच्छेद 279 का के तहत, 279 का या ए के तहत जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है। फिर आते हैं हमारे वैधानिक प्रयास। पहले क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई हैं। तो क्षेत्रीय परिषद क्या होती हैं? तो यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राज्यों के बीच अंतर सरकारी विचार विमर्श हेतु अपनी परिकल्पना करता है। तो अनुच्छेद जो क्षेत्रीय परिषद है यह वैधानिक में आता है। क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है। इसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राज्यों के बीच यदि अंतर सरकारी विचार विमर्श हेतु उनकी परिकल्पना की गई है। 5 परिषदें हैं। पहली आती है हमारी केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। कितनी परिषदें हैं? 5 प्रकार की परिषद हैं। पहली है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। 1971 में छठी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद गठित की गई जिसमें पूर्वोत्तर के 8 राज्य शामिल हैं। तो 1971 में एक छठी जो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद है इसका गठन किया गया और इसमें 8 राज्यों का गठन किया गया, मतलब एक 7 सिस्टर और जो हमारी सिक्किम था उसको इसमें शामिल किया गया है। कार्यकारी प्रयास में इसमें 2 प्रयास आते हैं। पहले आता है हमारा नीति आयोग और दूसरा आता है हमारी राष्ट्रीय एकता परिषद। कार्यकारी में है पहला नीति आयोग, इसका 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। इसमें सहकारी संघवाद का संवाहक कहा जाता है। नीति आयोग का गठन कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 को। इसमें सहकारी संघवाद का संवाहक कहा जाता है। इसमें अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और अन्य सदस्य में राज्यों के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष और यह सीईओ होते हैं प्रमुख। तो हमारे नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। यह सहकारी संघवाद का संवाहक कहा जाता है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं जो कि हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, अन्य सदस्य में होते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष और सीईओ। नीति आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रम ये करता है, किसके लिए होता है? तो सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल 2017 किसके द्वारा चलाया गया है? नीति आयोग के द्वारा चलाया गया है। सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल 2017। राष्ट्रीय एकता परिषद 1961 राष्ट्रीय एकता परिषद 1961 में इसकी स्थापना की गई है। इस प्रकार सहकारी संघवाद केंद्र और राज्यों के मत विवादों को सुलझाने, उनके संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है। सरकार द्वारा उपरोक्त संवैधानिक और कार्यकारी परिसरों या प्रयासों द्वारा सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया गया है। तो इस तरह से सहकारी संघवाद केंद्र और राज्यों के मत विवादों को सुलझाती है, उनके संबंधों को सुदृढ़ करती है और भारत सरकार के द्वारा उपरोक्त जो संवैधानिक और कार्यकारी प्रयास हैं उनके द्वारा सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब आती है हमारे भारतीय संविधान की विशेषता बताते हुए आलोचनात्मक मूल्यांकन की। जो हमारे भारत के संविधान है उसकी विशेषता बतानी है और आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। भारतीय संविधान वह संहिता होती है जिसके माध्यम से देश का शासन संचालित किया जाता है। संविधान में स्वतंत्रता के साथ जिन आकांक्षाओं को संजोकर स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास किया गया था उनकी पूर्ति हेतु भारतीय संविधान की रचना की गई थी। तो संविधान क्या है? यह एक संहिता है जिसके माध्यम से केंद्र का शासन संचालित होता है। स्वतंत्रता के समय जिन आकांक्षाओं को हमने संजोया था स्वतंत्रता की प्राप्ति के प्रयास के लिए, उनकी पूर्ति हेतु हम भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, उनकी रचना की गई है। अब आते हैं प्रमुख भाग। संविधान की विशेषता क्या होती है? तो यह सबसे विशाल और लिखित संविधान है, मतलब पूरी दुनिया में सबसे विशाल और लिखित संविधान है। इसमें नम्यता और अनम्यता का समन्वय है। तो इसमें क्या है? तो देखो संबंध है दोनों में। नम्यता है मतलब थोड़ा सा नरम नरम सा है, मतलब जल्दी लचीला है, बहुत जल्दी संशोधित हो जाता है। लेकिन आनम है, कोई ऐसे संविधान अनुच्छेद भी हैं जिनको संशोधन नहीं किया जाता, जैसे कि मूल ढांचा, इसको संशोधित नहीं किया जा सकता। तो नम्य और अनम्यता का समन्वय है। धर्मनिरपेक्ष राज्य लोकतांत्रिक गणराज्य बताता है, तो यह धर्मनिरपेक्ष राज्य और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की सिफारिश करता है। संप्रभु राज्य समाजवादी और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है। संप्रभु राज्य समाजवादी और लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। मौलिक अधिकारों के दिए गए हैं इसमें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मूल कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, मूल अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं। एकल नागरिकता है, एकात्मता की ओर झुकाव के साथ संघात्मक संविधान भी है, मतलब एकात्मता की ओर तो झुका हुआ है लेकिन संघात्मक शासन है या संविधान है। संसदीय शासन प्रणाली है।
स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका है। स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका है। संविधान की सर्वोच्चता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। आपातकालीन प्रावधान है। और त्रिस्तरीय सरकार है। त्रिस्तरीय सरकार है। भारतीय संविधान विश्व का बृहत्तम संविधान है। यह अपने में संपूर्ण विश्व के संविधान की अच्छी बातों को समाहित करता है, किंतु कुछ आधारों पर आलोचना की जाती है। तो हमारा भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे देशों से उनकी अच्छी अच्छी बातें समाहित की गई हैं, लेकिन कुछ कारण है कि हमारे भारतीय संविधान की आलोचना की जाती है। तो पहला आता है वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। संविधान निर्माता या निर्माण करने वाले संविधान सभा में वकीलों की बहुलता के कारण आइवर जेनिंग ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। किसने कहा है? आइवर जेनिंग ने कहा है कि ये तो वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि जो संविधान सभा थी उसमें सबसे ज़्यादा वकील थे, तो उनने अपनी भाषा में लिख दिया, तो वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। उधार का थैला, 60 देशों के संविधान से विभिन्न प्रावधान इसमें लिए गए हैं। तो 60 देशों का संविधान पढ़ा, उसमें से अच्छे अच्छे हम लोगों ने उपबंध लिए, प्रावधान इसमें लिखे गए हैं, तो इसलिए क्या कहा जाता है इसको? उधार का थैला या झूला। महाकाय संविधान है जिसमें 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। तो हमारा जो महाकाय संविधान है, क्योंकि कितना बड़ा है, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 395 अनुच्छेद हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रतिलिपि है। जो हमारा भारत शासन अधिनियम है 1935, उसकी क्या है? ये प्रतिलिपि है। संविधान में सम्मिलित 70% प्रावधान अर्थात 250 से अधिक अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। तो 70% जो उपबंध है, प्रावधान है और 250 से अधिक अनुच्छेद हैं, हमने कहाँ से लिए हैं? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। गांधीवाद से दूर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जोड़कर अनेक प्रावधान ऐसे हैं जो कि गांधीवादी छाया से काफ़ी दूर हैं। तो हमारे गांधीवाद से दूर देखा जाता है। राज्य के कुछ नीति निर्देशक तत्वों को छोड़कर अनेक प्रावधान है वह गांधीवादी विचारधारा से काफ़ी दूर हैं। उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद हमारे भारतीय संविधान वह आधार प्रदान करता है जिससे भारत में सपने साकार होंगे और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्र की एकता, साथ ही प्रस्तावना में निहित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। तो हमारे भारत के संविधान की कितनी भी आलोचनाएं की जाएं, फिर भी इन्हीं के आधार पर हम अपने भारत के जो सपने हैं वह साकार करेंगे, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, एकता की, राष्ट्र की एकता। प्रस्तावना में जितने भी उपबंध किए गए हैं उनमें जितने उद्देश्य निहित है वो भी संविधान के द्वारा ही पूरे किए जा सकते हैं। अब आता है कौटिल्य के विदेशी नीति के विचार को स्पष्ट कीजिए और बताइए कि यह वर्तमान में किस रूप से प्रासंगिक है। तो हमारे जो कौटिल्य हैं उनने कुछ विदेशी नीति दी थी, विचार दिए थे, उसको हम बताएंगे कि क्या हमारे भारत में यह प्रासंगिक है वर्तमान स्थिति में। तो कौटिल्य की विदेश नीति संबंधी जानकारी हमें उनकी रचना अर्थशास्त्र से मिलती है। उनका विचार प्रमुख था मंडल सिद्धांत, षडगुण नीति, चतुरांगुण और राजदूत। तो पहले आते हैं हमारे मंडल सिद्धांत। राजा का लक्ष्य राज्य की सुरक्षा के साथ साथ राज्य का विस्तार करना भी होता है, जिसमें कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत कहा है। इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय नीति में केंद्र में विजिगीषु अर्थात विजय की इच्छा रखने वाला होता है, जिसमें सीमा से लगा हुआ राज्य शत्रु या अरी होता है। शत्रु की सीमा से अलग राज्य अरी का शत्रु अर्थात विजिगीषु का मित्र होता है। यह प्रक्रिया कुल 10 स्तरों तक चलती है। तो जो हमारा राज्य मंडल सिद्धांत है, इसमें क्या होता है, जो बीच में होता है उसमें होता है राजा या फिर विजिगीषु, जिसको क्या होती है? विजय की इच्छा होती है, विजय को इच्छा रखने वाला होता है। राजा क्या होता है? इसका लक्ष्य क्या होता है? जनता सुरक्षित रहे और राज्य का विस्तार हो। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत यही है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित तो कुछ बातें कही गई हैं। इसमें केंद्र में कौन है? हमारा विजिगीषु है, जिसको इच्छा मतलब विजय की इच्छा है। उससे सीमा में लगे हुए राज्य क्या होते हैं? अरी होते हैं अर्थात शत्रु होते हैं। और जो शत्रु की सीमा से लगा हुआ राज्य होता है वह होता है अरी का शत्रु और अर्थात विजिगीषु का मित्र। यह प्रक्रिया 10 स्तरों तक चलती रहती है। इसके अतिरिक्त 2 और अन्य राज्य होते हैं, जिसमें एक अरी होता है और एक विजिगीषु के मध्यमा राज्य होता है। अतः अन्य राज्य उदासीन राज्य होता है। तो इसमें 2 और राज्य होते हैं जो कि अलग रहते हैं, जो क्या करते हैं? अरी और जो विजिगीषु है उसके मध्य में मध्यमा राज्य होता है और एक होता है उदासीन। इनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती।
अर्थात मंडल सिद्धांत एक गत्यात्मक अवधारणा है जो कि गठबंधन की अनुमति देती है। तो ये जो मंडल सिद्धांत है ये क्या बताता है, गत्यात्मक अवधारणा देता है और गठबंधन की अनुमति देता है। फिर आता है विदेशी नीति में षड्गुण नीति का सिद्धांत। जो षड्गुण नीति है उसमें विदेशी नीति से संबंधित है। तो कौटिल्य ने विदेशी नीति के लिए षड्गुण नीति का प्रयोग किया था, जिसमें एक बेहतर राष्ट्र निर्मित किया जा सकता है। बेहतर राष्ट्र कैसे बनेगा, तो पहले बनेगा संधि से। दोनों राज्यों के साथ कुछ शर्तों पर संधि कर लो। तो संधि मतलब दो राज्यों के बीच में कुछ शर्तों पर संधि करना। फिर आता है विग्रह। इसमें राज्य हित में संधि को तोड़ देना। यदि राज्य हित होता है, राष्ट्र का हित है, तो संधि तोड़ दो। इसमें आक्रामक या फिर रक्षात्मक उद्देश्य कोई भी हो सकता है। फिर आता है आसन। उपेक्षा रखना और एक राज्य दूसरे राज्य के प्रति तटस्थ रहेगा। मतलब उपेक्षा रखना, भाई हमें तुमसे लड़ना वड़ना नहीं है, हम तो दूर हो गए, तो उपेक्षा रख ले। और एक राज्य क्या करेगा, दूसरे राज्य के प्रति तटस्थ रहेगा। यान, शत्रु की कमजोर स्थिति देखते हुए उस पर चढ़ाई कर देना। यदि दूसरा राज्य कमजोर हो रहा है, देखो भाई शत्रु हाँ कमजोर हो गया, फिर क्या कर दो, उस पर चढ़ाई कर दो। यान। संशय, अपने से बलवान राजा शत्रु के समक्ष आत्मसमर्पण कर दो। भैया ज़्यादा बलवान राजा है, राष्ट्र है, तो क्या कर दो भाई, आत्मसमर्पण कर दो। तो संशय। फिर आता है द्विधि भाव। द्विधि भाव क्या होता है, संधि विग्रह दोनों से काम चलाना। मतलब एक से संधि करना, एक से विग्रह करना, द्विधि भाव कहलाता है। संधि एवं विग्रह दोनों से काम चलाना। फिर आता है चतुर्गुण। ये क्या होता है, इसमें 4 उपाय दिए गए हैं कौटिल्य के द्वारा। पहले आते हैं शाम दाम दंड भेद। शाम दाम दंड भेद। फिर आता है परिपक्व राजदूत। वर्तमान प्रासंगिक है परिपक्व राजदूत में। पहला शत्रु का शत्रु मित्र। उदाहरण के लिए पाकिस्तान के शत्रु देश ईरान से भारत की मित्रता है। फिर आता है संधि, मतलब षड्गुण सिद्धांत से लिया गया है, जिसमें भारत बांग्लादेश समझौता करके बैठे हैं संधि में। विग्रह में आता है रूस से तेल आयात हेतु हम यूरोपीय अनुबंध को तोड़ते हैं, या तोड़ा है हमने। रूस से तेल मंगाने के लिए हमने क्या तोड़ दिया, यूरोपीय अनुबंधों को तोड़ दिया, मतलब विग्रह कर दिया। मित्र देश, मतलब रूस से दोस्ती है, तो वीटो यूएनओ में इतने दिलवाने की कोशिश कर रहा है। फिर आता है शाम, जो चतुर्गुण के अंतर्गत आता है। तो नेपाल का समझा बुझाकर अपने पक्ष में रखा गया। तो शाम मतलब क्षमा कर दो, ये कोई नहीं बात होगी, क्षमा बुझाकर अपने पक्ष में रखा है हमने नेपाल को। अभी जो कि वर्तमान में प्रासंगिक नीतियां हैं। इस प्रकार कौटिल्य ने विजिगुषु राज्य बनाने एवं राज्य के लिए एक आदर्श विदेश नीति प्रस्तुत की थी, जो कि वर्तमान समय में भी प्रासंगिक या प्रासंगिकता रखती है। फिर आते हैं राम मनोहर लोहिया की समाजवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। राम मनोहर लोहिया के द्वारा जो समाजवाद पर टिप्पणी की गई है उसको हमें बताना है। राम मनोहर लोहिया ना तो मार्क्सवादी थे और ना ही गांधीवादी। वे दोनों ही विचारधाराओं की मूल बातों को लेकर एक नवीन समन्वयवादी विचारधारा के समर्थक रहे हैं। राम मनोहर लोहिया के समाजवादी चिंतन को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। तो जो राम मनोहर लोहिया हैं वे मार्क्सवादी थे क्या, नहीं। गांधीवादी थे क्या, नहीं। तो इन दोनों नहीं थे, बल्कि दोनों के विचारों में एक समन्वय नीति स्थापित की है उन्होंने, और नवीन समन्वयवादी विचारधारा प्रस्तुत की है, जिसे राम मनोहर लोहिया की समाजवादी चिंतन कहा जाता है। प्रमुख भाग क्या थे इसमें, लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता के लिए हित पोषक होता है। तो लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए क्या है, हित पोषक है। प्रजातंत्र एवं स्वतंत्रता में अटूट विश्वास होना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सबसे बड़े समर्थक हैं। प्रजातंत्र एवं राष्ट्र स्वतंत्रता में अटूट विश्वास है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता हेतु राज्य की सत्ता में कमी करने के पक्षधर हैं। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता हेतु राज्य की सत्ता में कमी करने के पक्षधर रहे हैं। फिर आते हैं व्यवहारिकता पर बल दिया है इन्होंने यूरोपीय समाजवाद के विरोधी थे ये, क्योंकि यूरोप का समाजवाद अपने राष्ट्र की समस्या में सुलझाने जो विश्व दर्शन में बहुत दूर हैं, तो उन्होंने वो तक समस्या नहीं सुलझाई जो कि अभी तक विश्व दर्शन से दूर हैं। ऐसे समाजवाद के पक्षधर जो हमारी परिस्थितियों के अनुकूल हों, तो मतलब ऐसे देश के पक्षधर या समाजवाद के पक्षधर थे जो कि हमारी परिस्थितियों के अनुकूल हों। फिर आते हैं एशियाई समाजवाद की धारणा। पश्चिमी समाजवाद तथा पूंजीवाद एशिया के लिए अनुकूल नहीं है। तो जो हमारा पश्चिमी समाजवाद है या फिर जो पूंजीवाद एशिया है वो हमारे लिए अनुकूल नहीं है। एशियाई देशों के विकास हेतु नवीन तरीका अपनाना चाहिए, जो कि लोहिया जी ने एशियाई समाजवाद कहा है। तो हमारे जो एशियाई देश है इनके लिए एक अलग समाजवाद को अपनाना चाहिए, इसलिए लोहिया जी ने इसको क्या कहा है, एशियाई समाजवाद कहा है। इसका उद्देश्य क्या है, प्रशासन का प्रजातंत्रीकरण करना, छोटी मशीनों में छोटी
पूंजी लगाकर उत्पादन और संपत्ति का समाजीकरण करना। तो जो हमारा प्रशासन है इसका क्या करना, प्रजातंत्रीकरण करना। छोटी मशीनें हैं, इनसे छोटी पूंजी लगाकर उत्पादन संपत्ति का समाजीकरण करना है। समाजवाद को नवीन प्रकृति देने का प्रयास किया गया है। जो समाजवाद है उसको क्या करना है, नवीन प्रकृति देने का प्रयास किया गया है। 1950 मद्रास में समाजवाद को विभिन्न आदर्शों की ज़रूरत नहीं है। जो मद्रास में समाजवाद थे उनकी विभिन्न आदर्शों की वर्तमान 1950 में ज़रूरत नहीं है। सामाजिक सच्चाइयों को समझकर उनको समाजवादी मोड़ देने के लिए किसी रूढ़ मान्यताओं की आवश्यकता नहीं है। तो यदि हम वर्तमान की समस्याएं समझेंगे, सामाजिक सच्चाइयों को समझेंगे, उससे हम अपने समाजवाद को मोड़ देंगे, तभी हम किसी रूढ़िवादी मान्यताओं की आवश्यकता नहीं होगी। ये उनके लिए मोड़ने के लिए हमें रूढ़िवादी मान्यताओं की आवश्यकता नहीं है। समाजवाद को नवीन चिंतन और कर्म की आवश्यकता है। जो हमारा समाजवाद है उसको नवीन चिंतन और कर्म की आवश्यकता है। समाजवादियों के इस बात से सहमत नहीं कि पूंजीवाद की चरम सीमा से समाजवाद का उदय होगा। जो साम्यवादी थे उनकी इस विचारधारा से सहमत नहीं है राम मनोहर लोहिया जी कि पूंजीवाद की चरम सीमा से ही समाजवाद का उदय होगा। समाजवाद को मूर्त रूप देने का प्रयास करना चाहते हैं या चाहिए, हमें मूर्त रूप देना चाहिए समाजवाद को। समाजवाद लाने के लिए निरंतर चिंतन और कर्म की आवश्यकता है। निरंतर चिंतन करो और कर्म भी करो। विकेंद्रीकरण का समर्थन किया है। राम मनोहर लोहिया जी ने विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। इन्होंने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योगों की स्थापना करने पर बल दिया है। तो ये क्या है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर और अर्थव्यवस्था के विकेंद्रीकरण से संबंधित प्रतिपादन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इन्होंने सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योगों की स्थापना की है। विकेंद्रीकरण के माध्यम से ही भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के पक्षधर थे। फिर आते हैं राम मनोहर लोहिया। सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए आर्थिक शक्ति राज्यों के हाथ में देने के पक्षधर थे। जो हमारे सामाजिक आर्थिक न्याय है उसके लिए जो आर्थिक शक्ति हैं वह राज्यों के हाथ में दे दो, किंतु निरंकुश शासन को स्वीकार नहीं है। तो भैया निरंकुश शासन नहीं होना चाहिए। इन्होंने चौखंबा समाजवाद की स्थापना की बात कही है। चौखंबा समाजवाद की स्थापना की बात कही है। फिर आते हैं हमारे जयप्रकाश नारायण। इनकी संपूर्ण क्रांति समझाते हुए संपूर्ण क्रांति के साधन और कार्यक्रम को विस्तार से समझाइए। जो हमारे जयप्रकाश नारायण हैं उनकी संपूर्ण क्रांति क्या है और संपूर्ण क्रांति के साधन और कार्यक्रम क्या है। जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत संपूर्ण क्रांति शब्द का प्रयोग पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 में किया था। संपूर्ण क्रांति वह है जिसमें संपूर्ण शक्ति जनता के हाथों में हो। जयप्रकाश नारायण ने व्यक्ति और समाज दोनों को एक नए समाज की रचना का समान महत्व दिया है। तो हमारे जो जयप्रकाश नारायण हैं इनके जो संपूर्ण क्रांति का प्रयोग, सबसे पहले प्रयोग इन्होंने 5 जून 1974 में किया था। इन्होंने कहा था कि जो संपूर्ण शक्ति है वह जनता के हाथ में दे दो। इन्होंने व्यक्ति और समाज दोनों के लिए एक नए समाज की रचना में समान महत्व दिया है। फिर आते हैं प्रमुख भाग क्या थे। तो इसमें 7 क्रांतियाँ थी। पहले आती है सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति, आर्थिक क्रांति और वैचारिक क्रांति। कितनी क्रांति हैं, 7 क्रांतियाँ हैं। 7 को लेकर चले। सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति, आर्थिक क्रांति और वैचारिक क्रांति। संपूर्ण क्रांति के साधन क्या हैं। तो पहले साधन आते हैं हमारे गांधी के साथ ही जयप्रकाश नारायण भी साध्य के साथ ही साधन की भी पवित्रता में विश्वास रखते हैं। जैसे गांधी जी कहते थे कि साध्य अच्छा है, साधन ही पवित्र होना चाहिए, वैसे ही जयप्रकाश नारायण जी साध्य के साथ ही जो साधन है उसकी पवित्रता पर विश्वास रखते हैं। सामाजिक क्रांति के 3 प्रमुख मार्ग बताए हैं। पहला आता है कानून, हिंसा और अहिंसा। में कानून से बात करो, यदि नहीं हो रहा तो अहिंसा से काम लो, नहीं हो रहा तो फिर हिंसा भी करो। इन्होंने तीनों पे बल दिया है। फिर आता है इनका मानना था कि जो सामाजिक क्रांति है केवल अहिंसक साधनों से संभव नहीं है। तुम सोचोगे हम बैठे हैं अहिंसा कर रहे हैं तो हमें मिल जाएगा साधन, नहीं मिलेगा, सामाजिक क्रांति नहीं मिलेगी। अहिंसक क्रांति हिंसक क्रांति की अपेक्षा जन क्रांति में अधिक सहायक है। तो जो हमारी अहिंसक क्रांति है उससे अच्छी हिंसक क्रांति की अपेक्षा जन क्रांति में अधिक सहायक है। फिर आते हैं संपूर्ण क्रांति का कार्यक्रम क्या है। तो जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति के कार्यक्रम को प्रजातांत्रिक साधनों द्वारा प्राप्त करने पर बल दिया है, जो कि निम्न गतिविधियाँ इसमें शामिल हैं। तो जो हमारे जयप्रकाश नारायण हैं इन्होंने संपूर्ण क्रांति के कार्यक्रम को प्रजातांत्रिक साधनों द्वारा ही प्राप्त करने पर बल दिया है। आंदोलनात्मक एवं संघर्षात्मक, मतलब संघर्ष करो और आंदोलन करो।
सर्वोदय और भूदान आंदोलन की शुरुआत शासन द्वारा होने वाले अन्याय का विरोध आवश्यक है। तो जो हमारे आंदोलनात्मक और जो संघर्षात्मक है, इसमें क्या कहा गया था, संघर्ष करने के लिए और आंदोलन करने के लिए जो सर्वोदय और भूदान आंदोलन थी उसकी शुरुआत शासन द्वारा होने वाले जो अन्याय था उसका विरोध आवश्यक है। फिर आता है साधन क्या हो सकता है इसमें, सत्याग्रह करना देना, लोक संघर्ष समिति का गठन करना, मतदाताओं को शिक्षित करना, ये सब इसके साधन हो सकते हैं। फिर आते हैं प्रचारात्मक, संपूर्ण क्रांति के प्रचार के लिए सभा, सम्मेलन, प्रदर्शन और संगोष्ठी की आवश्यकता है। तो हमें यदि संपूर्ण क्रांति का प्रचार करना है तो प्रचार करो, फैलाना है तो प्रचार करो। कैसे, सभा करो, आंदोलन करो, सम्मेलन करो, संगोष्ठी करो, प्रदर्शन करो, सब आवश्यक है। फिर आते हैं संगठनात्मक, तो यदि क्रांति जनता द्वारा की जाएगी तो जनशक्ति संगठित करने हेतु गांव में राष्ट्रीय स्तर पर जन संगठन की इकाइयाँ खड़ी करनी होंगी। इन हेतु लोक समितियों का गठन किया गया है। तो यदि हमें संगठनात्मक क्रांति चाहिए है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रांति जनता द्वारा की जाएगी, जनशक्ति संगठित होने या करने हेतु गांव से राष्ट्रीय स्तर पर जन संगठन की इकाइयाँ खड़ी करनी होगी और इस हेतु लोक समितियों का गठन करना होगा। फिर आते हैं रचनात्मक, जन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करो और उनका उचित वितरण करो। रचनात्मक क्या होगा, जन उपयोगी जो वस्तुएं हैं उनका खुद निर्माण करो और उनका उचित वितरण करो। उपरोक्त कार्यक्रमों की सहायता से जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति करना चाहते थे। वे जनता द्वारा जनता की मुक्ति और नए समाज के निर्माण करना चाहते थे। आज भी जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति जन आंदोलन में दिखाई पड़ती है। तो 1974 में इन्होंने स्टार्ट किया था संपूर्ण क्रांति का नारा। तो जब प्रकाश नारायण, इनकी जो संपूर्ण क्रांति थी वो क्या चाहती थी, वे जनता द्वारा जनता की मुक्ति और नए समाज के निर्माण करना चाहते थे। और जो अभी जन आंदोलन होते हैं उनमें संपूर्ण क्रांति की झलक दिखाई पड़ती है। फिर आते हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतर्राष्ट्रीयवाद को समझाइए और गुटनिरपेक्ष आंदोलन और उनकी वर्तमान प्रासंगिकता बतलाइए। नेहरू जी की अंतर्राष्ट्रीयवाद क्या है, नेहरू जी महान अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। वे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और एक विश्व राज्य के आदर्श में विश्वास रखते थे। संपूर्ण राष्ट्र संघ में उनका अटूट विश्वास था। अंतर्राष्ट्रीयवाद संबंधी विचार क्या थे, जो हमारे नेहरू जी हैं वो क्या रहे हैं, हमेशा अंतर्राष्ट्रीयवादी रहे हैं। वह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में और विश्व राज्य के आदर्श में विश्वास रखते थे। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के अटूट बंधन में विश्वास रखते थे। इनके विचार क्या क्या थे, जो पहले आते हैं राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रवाद की पारस्परिकता। फिर आते हैं अंतर्राष्ट्रवाद का मानववादी आधार, विभिन्न राष्ट्रों की परस्पर आत्मनिर्भरता, विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीयवाद, सहयोग की परिकल्पना और गुटनिरपेक्ष। तो पहले क्या है हमारा, राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद की पारस्परिकता। पहले नेहरू जी का जो राष्ट्रवाद है वह उग्र, संकीर्ण और अनुदार नहीं था। उनका राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीयवाद का पर्याय था। वे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को विश्व के अन्य देशों की मुक्ति आंदोलन का एक हिस्सा मानते थे। मतलब जो हमारे नेहरू जी हैं इनका जो राष्ट्रवाद था वह उग्र, संकीर्ण और अनुदार नहीं था, बल्कि इनका जो राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीयवाद का पर्याय था। वे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को विश्व के अन्य देश हैं उनको मुक्ति आंदोलन के लिए एक हिस्सा मानते थे। अंतर्राष्ट्रवाद का मानववादी आधार, स्वतंत्रता पश्चात भारत द्वारा जो साम्राज्यवादी, उपनिवेशवाद और रंगभेद विरोधी नीति अपनाई गई थी उनके पीछे राष्ट्रों की स्वतंत्रता की आशंका के साथ मानव मुक्ति और विश्व शांति की आशंका थी या फिर आशंका थी। तो हमारे अंतर्राष्ट्रीयवाद का मानववादी आधार बना सकते हैं हम अपनी उसको, अपने आधारों को। तो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जो साम्राज्यवादी, उपनिवेशवाद और जो रंग विरोधी नीति अपनाई थी, इससे पीछे राष्ट्र की स्वतंत्रता की आशंका एवं मानव मुक्ति एवं विश्व शांति की आशंकाएं थी। इसको हम अपनाकर पूरे विश्व में भी ये अपना सकते हैं। फिर आते हैं विभिन्न राष्ट्रों की परस्पर आत्मनिर्भरता। विश्व के विभिन्न राष्ट्र ना तो एक दूसरे से अलग रह सकते हैं और ना ही एक दूसरे के किसी हिस्से में हुई दुर्घटना से अप्रभावित रह सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो विभिन्न राष्ट्र हैं वह एक दूसरे से आत्मनिर्भर है। तो एक राष्ट्र ना ही एक दूसरे से अलग रह सकता है और ना ही एक प्रभावित होने से दूसरा अप्रभावित। विश्व शांति में विश्वास रखते थे, विश्व शांति को एक आदर्श मानते थे।
युद्ध इसकी प्राप्ति में एक बड़ी बाधा है। तो विश्व शांति को ये क्या मानते थे, आदर्श मानते थे और कहते थे भाई युद्ध क्या है, एक इनकी विकास में और इनकी शांति में एक बाधा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की परिकल्पना, नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मैत्री एवं सहयोग को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ ही विश्व कल्याण की बात के पक्षधर थे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की परिकल्पना, नेहरू जी ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मैत्री एवं सहयोग की अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते थे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ ही विश्व कल्याण की बात के पक्षधर थे। फिर आते हैं गुट निरपेक्षता, 1961 में आया था गुट निरपेक्षता। नेहरू जी की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक मौलिक देन है। इनके अनुसार विश्व की शक्ति गुट से अलग रहते हुए स्वतंत्र विदेशी नीति का अनुसरण करना है। गुट निरपेक्ष क्या था, तो नेहरू जी ने 1961 में इसकी अवधारणा दी थी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसको एक मौलिक देन है। इसके अनुसार जो विश्व के शक्ति गुट हैं उनसे अलग रहते हुए स्वतंत्र विदेशी नीतियों का अनुसरण करना है। उद्देश्य विश्व शांति पर बल दिया गया है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बल दिया है, संयुक्त राष्ट्र को प्रभावी बनाना है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना है, साम्राज्यवाद का विरोध करना है, रंगभेद का उन्मूलन करना है और तीसरी दुनिया की एकता में विश्वास रखना है। तो जो हमारी गुट निरपेक्ष नीति थी वो क्या करती है, विश्व शांति को बल देगी, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में रहेगी, संपूर्ण राष्ट्र को प्रभावी बनाएगी, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करेगी, साम्राज्यवाद का विरोध करेगी, रंगभेद का उन्मूलन करेगी, तीसरी दुनिया की एकता में विश्वास रखा है। गुट निरपेक्ष तटस्थता की भ्रांति कोई स्थानिक या नकारात्मक विचार नहीं है। जो गुट निरपेक्ष है वह तटस्थता की भांति कोई भी जो स्थानिक, स्थितिक या फिर नकारात्मक विचार नहीं है। यह एक गतिशील और सकारात्मक विचार है। इसकी वर्तमान प्रासंगिकता भी निम्नलिखित है। वर्तमान प्रासंगिक है, क्यों है, तो यह सदस्य राष्ट्रों को विदेशी नीति निर्माण में सहायक, जो सदस्य राष्ट्र हैं उनकी विदेशी नीति निर्माण में सहायक है। यह क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता बनाए रखने में सहायक है। तो यह क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखेगा, संप्रभुता को बनाए रखने में सहायक है। अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है इसमें राजनीतिक वैचारिक मतभेदों के बीच सेतु का काम करता है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति चल रही है उसमें राजनीतिक वैचारिक जो मतभेद हैं उनके बीच में सेतु का काम करता है। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, व्यापार संरक्षणवाद जैसे विषयों का समाधान करने का प्रयास करता है। तो जो आतंकवाद हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, व्यापार संरक्षणवाद हो गया, उसके जैसे विषयों का समाधान करने का ही प्रयास करती है। फिर आता है रूस यूक्रेन जैसे युद्ध के समय तटस्थ होकर राष्ट्र का विकास करता है। तो रूस यूक्रेन जो युद्ध हैं उनके समय क्या करता है, तटस्थ रहकर राष्ट्र का विकास करता है। इस प्रकार जो नेहरू जी की गुट निरपेक्ष नीति थी वह भारत के विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है तथा सभी देशों को तृतीय विश्व युद्ध से बचने की प्रेरणा भी देती है। जो हमारी गुट निरपेक्ष नीति है नेहरू जी की, ये क्या करती है, तो भारत के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और साथ ही जो तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है उससे बचाने की प्रेरणा देती है। इसके साथ होता है वीडियो कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।